नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्टि अर्बन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिकल प्रैक्टिस की बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है जिसका नाम है ट्रायाज या ट्रियाज। तो ये जो ट्रायाज है TRIAGE, ट्रायाज, गूगल करके देख लीजिए। ये ट्रायाज का प्रिंसिपल क्या है और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, किस तरह से अप्लाई होता है। तो ट्रायाज का प्रिंसिपल क्या है? तो ऐसा है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में देता हूं। एक बस था, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे पे जा रहा था और जोरदार उसका ब्रेक फेल हो गया और उसने टक्कर मार दिया किसी और चीज से, एक ट्रक से टक्कर मार दिया, हाई स्पीड कॉलिजन। बस एकदम फट गया, सब लोग इधर उधर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब एम्बुलेंस आती है, किसी ने एम्बुलेंस बुला लिया, एम्बुलेंस आ रहे हैं 1 2 3 4, क्योंकि बस में जो 40-50 लोग जो सफर कर रहे थे और ट्रक का ड्राइवर वगैरह सब बिखरे पड़े हैं। तो एम्बुलेंसेस की तो लाइन लगनी है और किसी हॉस्पिटल 1 2 3 4 हॉस्पिटल में तो सभी पेशेंट्स भर जाएंगे, ठसाठस जल्दी जल्दी बेड्स फिलअप होने हैं और बहुत सारे लोग इसमें से आईसीयू में जाएंगे। अब जो डॉक्टर या नर्सेस वहां पे, जो अटेंडेंट्स वहां पर पहुंचते हैं, ट्रेन्ड अटेंडेंट्स, नॉट जस्ट स्ट्रेचर उठाने वाले, जो नर्सेस, मेल नर्सेस भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल नर्सेस और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स वहां पे पहुंचते हैं, वो सीन देखते हैं। वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किसको पहले लेके जाना है इमरजेंसी रूम में, किसको क्या करना है, किसको बाद में लेके जाना है। क्योंकि जब 3 एम्बुलेंसेस हैं, 50 बॉडीज हैं, ह्यूमंस हैं, तो फैसला करने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है। एक जगह पे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फूट फूट के रो रहा है, उसके बाप के सर को अपने गोद में बैठाया, ओके, हेल्प मी, बचाओ बचाओ, मेरे पापा मर रहे हैं, मेरे पापा मर रहे हैं, बचाओ। मेडिकल प्रोफेशनल आता है, देखता है कि उसकी खोपड़ी पूरी ऐसे खुल गई है, भेजे बाहर निकले हुए हैं, खून हर जगह बह रहा है, बच्चा डेस्परेट है। अब उसको क्या करना चाहिए? आप इंसानियत के हिसाब से देखोगे, सिर्फ इंसानियत, और एकदम ऐसा टनल विजन करके देखोगे, उस बच्चे को ही देखोगे, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स उसको पहले एम्बुलेंस में डाल देना चाहिए। बच्चा रो रहा है, उसका बाप, उसकी खोपड़ी ऐसे फटी हुई है, हर चीज बाहर इधर उधर गिरा हुआ है, तो भाई उसको समेटो और लेके जाओ हॉस्पिटल। लेकिन उससे कुछ दूर एक महिला पड़ी हुई है, उसको हार्ट अटैक होने लगा है शॉक की वजह से। इधर ये बच्चे के पिताजी को उठाने को रहेंगे तो वहां पे वो महिला हार्ट अटैक से मर जाएगी, या उसका हार्ट ऑलरेडी फेल हो रहा है, वो देखता है कि पल्स बहुत लो है, हार्ट फेल हुआ है, लेकिन उसको रिवाइव किया जा सकता है। उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके डुचुंग करके रिवाइव कर सकते हैं, या CPR देके दबा के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके रिवाइव कर सकते हैं। और अगर रिवाइव करेंगे तो वो जिएगी। वो इतनी सीरियस नहीं है जैसे इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी का तो पूरा ऐसा खुल गया है। ये जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसको क्या करना चाहिए? तो ट्रायाज का प्रिंसिपल कहता है कि यहां पे ये बच्चे का जो बाप है वो होपलेस केस हो गया है, वो होपलेस केस है, वो मर जाएगा। उसको रास्ते पे वो मरे या एम्बुलेंस में मरे या हॉस्पिटल में मरे, लेकिन मरेगा, कहीं ना कहीं मर जाएगा, या फिर 10 दिन के बाद आईसीयू में मरेगा। जिंदा रहने का चांस बहुत कम है। असेस करेंगे तो एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से देखेंगे तो वो कहेंगे बॉस ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, करीब करीब ना के बराबर, कोई जीता नहीं है, मरता ही है। अब आप कहोगे यार, अगर धर्म की नजरों से देखोगे, आप कहोगे ये डिसीजन लेने वाले तुम कौन होते हो? किसी की जिंदगी और मौत के डिसीजन लेने वाले तुम कौन होते हो? हाँ भाई धर्मगुरु, आप मंच पे बैठे रहो और भक्तों के सर पे हाथ घुमाते रहो, और जहां जहां कोई भक्ति नहीं मिले, सुंदर भक्ति नहीं मिले, तो उसके पिछवाड़े पे भी हाथ घुमा दो।
तुम बैठे रहो और ये सब बोलते रहो तुमको किसने अधिकार दिया, भगवान का ही अधिकार है। बेंचोद चुप। जो इंसान सिचुएशन में होता है वो इंसान के ऊपर वो डिसीजन का भार आ जाता है, जिसको आप कार्यभार कहते हो ना, वो कार्यभार सिर्फ मोदी जी की नहीं है। जो इंसान सिचुएशन में होता है उसको उस सिचुएशन का कार्यभार अपने कंधे पे उठाना पड़ता है। तो जो इंसान कार्यभार उठा रहा है, जो डॉक्टर है या जो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो इन सिद्धांतों के हिसाब से डिसाइड करेगा। ये बच्चे का बाप जा चुका है, ये फूट फूट के रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब बच्चे का रोना बंद करना, इमोशन देखना, वो चलो वो एक बात है, लेकिन वहां पे वो महिला को पहले रिवाइव करो। वो उसका हार्ट फेलियर हो रहा है, रिवाइवर उसको पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दो, और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोगे तो वो जिएगी, और नहीं दोगे तो वो मरेगी। तो उसका प्रायोरिटी हायर है, ये बच्चे का रोना और उसके बाप की खोपड़ी का प्रायोरिटी लोअर है या ना के बराबर है। इसका प्रायोरिटी इंसानियत अभी छोड़ दो। इंसानियत अगर देखना है तो सिर्फ ये देखो कौन जिएगा कौन मरेगा। इसका बाप मर चुका है इफेक्टिवली। वो औरत जो है पता नहीं उसके कौन है, उसके कितने सगे हैं, उसका बच्चा है, उसकी माँ है, कौन उसके घर में इंतजार कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जिंदा रह सकती है, उसको रिवाइव करो। तो इनका प्रायोरिटी ऐसे होता है, उसको पहला प्रायोरिटी दे दो भाई, इमरजेंसी में उसको रिवाइव करो। फिर उसके बाद कुछ ऐसे केसेस दिखेंगे जहां पे किसी की हड्डी टूटी हुई है, 10 जगह पे हड्डी टूटी हुई है, वो ऐसा सोया हुआ है, वो जल्दी से रिवाइव, और बहुत दर्द हो रहा है, हर जगह हड्डी टूटी हुई है तो दर्द तो होना ही है। अब ये जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो एसेस करता है, अच्छा 10 हड्डियां टूटे हैं, लेकिन इसको अगर अभी इमीडिएट ताबड़तोड़ ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो भी वो बचेगा। एक आध घंटे के बाद एम्बुलेंस पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड मार के आएगा और उसको पिकअप करेगा, तो भी ये इंसान बचेगा। उसका हाइड्रेशन देखता है, वो कहता है हाँ थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है, चलो इसको ORS दे दो या सेलाइन चढ़ा दो, वहीं पे जो भी करना है छोटा मोटा कर लो। ओके, उसको सेलाइन ऐसे इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, सेलाइन ग्लूकोज वगैरह जो भी है दे दो। ब्लीडिंग है कहीं पे स्टॉप कर दो, बांध दो, ताकि वो ही डज नॉट ब्लीड टू डेथ, लेकिन पड़े रहने दो। और लोगों का थोड़ा ज्यादा अर्जेंट है, फिर वहां पे कोई और पड़ा हुआ है जिसका स्पाइनल इंजरी है, और वो स्पाइनल इंजरी को देख के ये लोग एसेस करते हैं कि इसको फर्स्ट 1 आवर में ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये पूरी तरह से जिंदगी जी सकता है। यंग मैन, ही हैज हिज होल लाइफ अहेड ऑफ हिम, वो पूरी तरह से जिंदगी जी सकता है, इसको डालो एम्बुलेंस में। तो आप जो लोग सेंटिमेंट से सोचते हैं ना, वो कहेंगे अरे ये बच्चा रो रहा है, उसका बाप छोड़ो, उसके बच्चे को छोड़ो, बाप को। ओके, यहां पे होपलेस केस हो गया है, मत इसके पीछे टाइम वेस्ट करो। वहां पे एक यंग मैन है, कोई उसका बोलने वाला नहीं है, कोई उसके पीछे रो नहीं रहा है, वो अकेले पड़ा है, लेकिन उसको अगर एम्बुलेंस में डालते हो, लेके जाते हो, ट्रीट करते हो, तो शायद 5 दिन में शायद नहीं होगा, स्पाइनल इंजरी है तो, लेकिन 1 महीने में नेक ब्रेस पहन के या जैसे भी वो चलते दिखाई देगा, और शायद 1-2 महीने में अपनी नौकरी पे लग जाएगा। तो ट्रायाज का प्रिंसिपल कहता है दिमाग को वापरो, दिल को मत वापरो, या दिल को भी वापरो। आप ये भला करने निकले हो, ये टाइप का काम कर रहे हो तो दिल को यूज कर ही रहे हो, दिल आता ही है। अब दिल दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे सब, उसमें से कोई ड्राइवर मर गए हैं, बस के ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर जो कॉलिजन में थे, वो दोनों चकनाचूर हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन भाई उनको, वो लोग ऐसे दबे पड़े हैं कि उनको छुड़ाने का काम मेडिकल प्रोफेशनल नहीं कर सकते। वो पहले स्टील को काटने वाले कटर्स को बुलाना पड़ेगा और सब कुछ कट करके उनको निकालना पड़ेगा। भाई उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, अगर होता है तो थोड़ा बहुत जो कर सकते हो कर दो जल्दी से, लेकिन जिनके ऊपर
आप एक जिनका डिफरेंस कर सकते हो, जिनके लाइफ में डिफरेंस कर सकते हो, उनको पहले लेके जाओ। और उसके बाद जो 10 जगह पे हड्डियां टूटी हुई है ना, उस इंसान को लेके जाओ एज पर प्रायोरिटी। तो आप एक प्रायोरिटी करते हो। अब प्रायोरिटाइज करना मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशंस में प्रायोरिटीज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और बिना अहंकार के करना पड़ेगा कि मैं कभी गलत नहीं होता हूं। बॉस, मैं गलत हो सकता हूं, मैं इंसान हूं, मैं कार्यभार अभी मेरे कंधे पे है, ये डिसीजन मेरा है, मुझे लेना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक द कॉल। और इसके सिवा यानी इन अ परफेक्ट वर्ल्ड हो सकता था कि मैं किसी और पे डिपेंड करता, हु वुड टेक द कॉल। अगर मैंने रॉन्ग कॉल ले लिया तो ले लिया भाई, लेकिन मैंने जजमेंट कॉल ले लिया, ये मेरा कॉल है, मैं ले रहा हूं। तो इस तरह से आपको रियलिटी, हकीकत को समझ के कॉल लेना पड़ता है। आज जिस सिचुएशन में मैं बैठा हूं, ओके, यहां पर भी ट्रायज है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये ट्रायज कैसा है। और मैं उन लोगों को खास करके जिनके बीमार लोग हैं, अब ये वो जो ब्लैक, आपको शायद ब्लैक जैसे लगता होगा तकिए के नीचे, वो ब्लैक नहीं है, वो डार्क ब्लू कलर का क्लॉथ है, ओके, दुपट्टा है, और उसके नीचे मेरी मॉम सांस ले रही है, छोटे छोटे सांस ले रही है। रात भर ऑक्सीजन पे थे, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन ऑफ रखा है ताकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो अब ऐसा है, अगर ये टाइप के सिचुएशन में जैसे मैं हूं, जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। कैसे? अरे मेरी मां है जिसने मुझे जन्म दिया, 9 महीने के लिए मुझे पेट में लेके घूम रही थी, अरे और फिर मुझे अपने सीने का दूध पिलाया, और फिर मेरे लिए रोज सुबह को नाश्ता बनाती थी। मैं कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, और मैं जब बीमार था तो मेरे सर पे ये कपड़ा रखती थी, गीला कपड़ा रखती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। बचपन में मुझे नहलाया करती थी। ये सब सेंटिमेंटल बातें कर सकते हैं, और करके सेंटिमेंट से चल के रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। तो रॉन्ग डिसीजन, राइट डिसीजन, इसमें क्या है? तो मैं आपके साथ बहुत क्लैरिटी के साथ में बात करना चाहता हूं। और कुछ लोगों को ये क्लैरिटी जो है ना, वो क्रूरता लगेगी। क्रूरता, निर्दय, कितने कट्टर आदमी हो तुम, कितने कड़वे आदमी हो तुम, मां का ध्यान नहीं रखते हो। तो मैं हकीकत जो है, जो रियलिटी है, दुनिया जो है, वो कोई परफेक्ट दुनिया नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं, और उसके लेवल से मैं बात कर रहा हूं। और मेरी उम्मीद है कि ये कुछ लोगों को हेल्प करेगा ऐसे डिसीजंस लेने में। दोस्तों, हमारा जो मेडिकल साइंस है ना, ये इतना प्रोग्रेस हो गया है, इतना जबरदस्त प्रोग्रेस हो गया है कि अगर मैं चाहता तो मैं अपनी मां को हॉस्पिटल में ही रखता, और शायद वो आईसीयू में ही रहते, और मेरी फैमिली की पूरी, अभी कितने 15-20 दिनों से हम लोग आईसीयू के ही चक्कर काटते होते और हॉस्पिटल में ही घूम रहे होते। कर सकते थे। पेशेंट को ले जाओ, ऐसे किसी ने नहीं कहा। पेशेंट को ले जाने का जो डिसीजन था वो मेरा था, मुझे लेना पड़ा और मैंने लिया। कोई और नहीं कहता मुझसे, कृष अपनी मां को घर लेके आओ। और अगर कहते तो बहुत डर डर के कहते, क्योंकि तुम्हारी मां है, मैं अकेला हूं, मैं आई एम द वन एंड ओनली चाइल्ड। तो कोई जॉइंट डिसीजन भी नहीं है, डिसीजन मेरा है, सिर्फ मेरा अकेले का। इनको घर लेके आओ। आईसीयू से निकले, पैरालाइज्ड स्थिति में थे, इस पर आए, एक दिन रूम में रखा, उसी हालत में थे, घर लेके आए। होम नर्सिंग से जो होता है, जितना होता है करेंगे।
अगर नहीं होता है, वो जाने वाले हैं दुनिया से। तो जो होता है जितना होता है, लेकिन यार तुम कौन होते हो इंसान की आयु तय करने वाले? सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हम कौन होते हैं इंसान की आयु तय करने वाले? ये तो डॉक्टरों का ही काम होता है। तो डॉक्टरों पे ही अगर आप छोड़ देते हो हॉस्पिटल सिचुएशन में, तो जब तक उनके आईसीयू में स्पेस है और जब तक उनके पास बेड कैपेसिटी है, जो कि नॉर्मली होता ही है, वो आपको नहीं कहेंगे कि आपके पेशेंट को ले जाओ। वो तो यही कहेंगे भाई ठीक है, रखो रखो रखो। वो नहीं कहेंगे कि ये केस टोटली होपलेस हो गया है। आपको पूछना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है, और आपको अपना केस का खुद असेसमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर्स ऐसे वो वो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता है, भगवान पे भरोसा करो। ये टाइप के डायलॉग्स नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं मारते हैं। आपको असेसमेंट करना पड़ता है, अपने दिमाग को वापरना पड़ता है कि बॉस यहां पे इनकी स्थिति क्या थी, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले इनकी हालत क्या थी, लॉन्ग टर्म में इनकी हालत क्या है। मेडिकल प्रोफेशन अगर चाहे तो आज के तारीख में भी मैं अगर मॉम को आईसीयू और डॉक्टरों के हवाले कर दूं तो शायद वो 1-2 साल निकाल लेंगे। किस हालत में? इसी हालत में, कोमा के हालत में, या अपाहिज। और अपाहिज भी नॉर्मल अपाहिज नहीं, ऐसे नहीं कि स्टीफन हॉकिंग भी अपाहिज था, लेकिन वो प्रोडक्टिव अपाहिज था। उसका और कोई बदन चले ना चले, वो ऐसे बैठता था अपने व्हीलचेयर में, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। ही वॉज अ फुल्ली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग। उसका मुंह भी नहीं चल रहा था, वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर रहा था ऐसे, लेकिन ही वॉज अ फंक्शनल ह्यूमन बीइंग। ही इज अ नॉर्मल फंक्शनल ह्यूमन बीइंग। तो एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो पहली बात है कि अपने को डिफाइन खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, वो कहीं पत्थर का लकीर नहीं है, वो रेत पे बनाया हुआ लकीर है। तो आप यहां पर ड्रॉ करोगे, मैं वहां पे ड्रॉ करूंगा, लेकिन ड्रॉ हम ही को करना पड़ता है कि फंक्शनैलिटी क्या है। मेरी मॉम एट 80 ईयर्स, 80 साल की उम्र में, बदन वीक होते रहा था, वीक हो रहा था, वीक हो रहा था, ढीला हो रहे थे, ढीला हो रहे थे, ढीला हो रहे थे। पहले स्लो था, फिर काफी तेज हो गया। वो स्लाइडिंग जो था, जिसको फ्रॉम यूजफुलनेस टू यूजलेसनेस, पहले पूरा बदन चलता था, फिर पांव का चलना ठीक है, धीरे 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 कम होते गया, कम होते गया। ओके, पहले दिमाग बहुत चलता था, पहले हाथ चलता था, पहले साइन कर सकते थे, फिर सिग्नेचर नहीं हो पा रहा है। तो आपको असेस करना होता है एक ह्यूमन बीइंग को। अब कोई स्वामी जी कहेगा तुम कौन होते हो इसको असेस करने वाले? हाँ भाई, सही है, लेकिन कार्यभार किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप लेके जाओगे, आप इन्हें रखोगे, आप इन्हें संभालोगे। कौन संभालेगा? कौन है जो करने वाला है? उसे उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि लाइफ के अपने डिमांड्स हैं, लाइफ के अपने खुद के डिमांड्स हैं, जिंदगी के अपने डिमांड्स हैं, और आप सेंटिमेंटैलिटी में जाके सिर्फ दिल से सोच के आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो। और अगर डिसीजन ऐसे लेते हो, बहुत ज्यादा नरम दिल डिसीजन अगर लेते हो, मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी माँ इसी अवस्था में शायद 3, 4, 5, 6 साल निकाल देते हैं। एक दोस्त था, उसकी माँ शायद 6-8 साल निकाल दी। कैसे? रूम को पूरा हॉस्पिटल जैसे बना दिया था। जब भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, और एक नर्स फुल टाइम, और आईसीयू का वो मॉनिटर, जब भी थोड़ा
ब्लड प्रेशर ऊंचा हुआ, जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटलाइज करो, आईसीयू में डालो, डा 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 डा, वो सब करो, दवाएं बदलो, जो करना है करो, फिर वापस लेके आओ घर। 2-3 महीने ऐसे चलते हैं, फिर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डुम करके डाउन होता है। जैसे ही डाउन हुआ, भागम भाग। अरे भाई मेरे लिए तुम बचा क्या रहे हो, तुम किसको बचा रहे हो? वो न बोल सकते हैं, आंखें खुले हैं, रिफ्लेक्सेस हैं। मेरा दोस्त ऐसे कहा करता था, देखो क्रिश, मम, माता जी, मॉम, देखो आपसे मिलने कौन आया है, क्रिश आया है। उस तरह से वो इंट्रोड्यूस करता था। मैं कहता था, यार वो मुझे जानते हैं? हाँ तुम मिले हो ना 6 साल पहले। हाँ 6 साल पहले मिला हूं, तब तो बात करने के लायक थी, अब जानते हैं? अब उन्होंने मुझे पहचाना। तो उसकी माँ ऐसे ब्लिंक करती है, ऐसे वो उसको ब्लिंक को इंटरप्रेट करता है। देखो देखो वो क्रिश, वो तुमको, वो ब्लिंक कर रही है, वो ऐसे आंखें ऐसे कर रही है, तो मतलब तुमको पहचाना। मैं कहता हूं, यार इसी को तुम जीना कहते हो क्या? इसको तुम जीना कहते हो? इसी को जिंदगी कहते हो? ऐसे करोगे? इस तरह से लोगों को जिंदा रखोगे? हाँ, मेडिकल साइंस रख सकता है, मेडिकल साइंस अमेजिंग है। खून चढ़ा सकते हैं, सलाइन चढ़ा सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं, नाक में से फीड कर सकते हैं, ओके, ऑक्सीजन पे रख सकते हैं, वेंटिलेटर पे भी रख सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऑक्सीजन कम, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, हॉस्पिटलाइज करो धनाधन। यानी इंसान को उस तरह से आप रख सकते हो, लेकिन क्या ऐसे रखना उचित है? आप 24 आवर्स नर्सिंग रखो, आप रख सकते हो, सालों साल जिंदा रख सकते हो। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा हूं। मैं नॉर्मल तरीके से जो मेरे से हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहा हूं, लेकिन वो जो सालों साल मेरी माँ, वो सेंटिमेंट, मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। मैं रियलिस्टिक हूं। वो जा रहे हैं, उनको जाने का रास्ता दो भाई, उनको मत रोको। मेरा भी समय आएगा, और जब मेरा समय आएगा उम्मीद है कि मुझे जाने का रास्ता दोगे और थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी करोगे। मैंने अपनी मॉम के लिए जितना ये किया है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा स्फूर्ति से मुझे जाने का रास्ता दे देना। पकड़ के मत रखना, वेंटिलेटर पे मत चढ़ाना, वेंटिलेटर पे हरगिज मत चढ़ाना। जिंदगी का आउटलुक अलग हो सकता है। जिंदगी इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है। जय हिंद।